फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगला जो टॉपिक है मैमरी ग्लैंड का। मैमरी ग्लैंड जो है चेस्ट रीजन में पाया जाता है, बाकी जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था वो पेल्विक रीजन में देखने को मिला था। यहाँ पर क्या होता है, मैमरी ग्लैंड वन पेयर होते हैं जो कि फैट से मिलकर बने होते हैं, यानी वसा से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारी मसल्स होती हैं यहाँ पर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अंदर से अगर हम बताएं तो प्रत्येक मैमरी ग्लैंड में 15 to 20 मैमरी लोब पाए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक दुग्ध ग्रंथि में 15 से 20 मैमरी लोब पाए जाते हैं, जो जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एल्वुलाई मैमरी एल्वुलाई पाए जाते हैं। ये मैमरी एल्वुलाई आगे चलकर के मैमरी ट्यूब में बदलते हैं। एल्वुलाई होता क्या है, एल्वुलाई के जिसे हम वायु कोश कह सकते हैं, जिसके अंदर हवा भरी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैमरी जो एल्वुलाई है इसी के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। मैमरी एल्वुलाई के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारी मैमरी एल्वुलाई आगे चल के जब मिलती हैं एक ट्यूब बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं मैमरी ट्यूब। सारी मैमरी ट्यूब आगे चल करके फिर एक जगह से कनेक्ट होती हैं, मैमरी डक्ट कहते हैं। मैमरी डक्ट आगे चल करके मैमरी एम्पुला में खुलता है। बहुत सारे मैमरी एम्पुला आगे चल करके लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है, जहां पर मिल्क कलेक्ट होता है, जिसे हम कह सकते हैं। और लैक्टिफेरस डक्ट आगे चल करके निप्पल में खुल जाता है, जहां से मिल्क का सिक्रेशन होता है। ठीक है, एक उसको दोबारा देख लीजिए। बहुत 15 से 20 मैमरी लोब प्रत्येक मैमरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। सभी प्रत्येक लोब में बहुत सारे मैमरी एल्वुलाई पाए जाते हैं। ये मैमरी एल्वुलाई आगे चल के कनेक्ट होकर के ट्यूबनुमा संरचना बनाते हैं, जिसे हम मैमरी ट्यूबुल्स कहते हैं। मैमरी ट्यूबुल्स आगे चल करके कनेक्ट होकर के मैमरी डक्ट बनाती हैं। बहुत सारे मैमरी डक्ट मिलकर के मैमरी एम्पुला बनाती हैं, और सभी मैमरी एम्पुला आगे चलकर लैक्टिफेरस डक्ट बनाती हैं, और जो कि आगे चल के निप्पल में खुल जाता है, और यहीं से मिल्क का सिक्रेशन होता है। यहाँ से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। अब हम बताएंगे कि फीमेल और फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट युग्मक का निर्माण कैसे होता है। मेल में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में ओवम बनते हैं। तो आखिर किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, अब आगे बात करेंगे। अगला टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मेल और फीमेल बॉडी में किस प्रकार से गैमेट का निर्माण होता है। दो प्रोसेस चलती है, मेल में अलग कहलाती है, फीमेल में अलग कहलाती है। एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होती है oogenesis। मेल में स्पर्म का निर्माण होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, शुक्र जनन कहते हैं। और फीमेल में अंडकोश का या ओवम का निर्माण होना oogenesis कहलाता है, जिसे अंड जनन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म by testis in male। मेल में टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का जो निर्माण होना है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि फॉर्मेशन ऑफ ओवम बाय ओवरी इन फीमेल is called oogenesis। फीमेल में एक मादा में ओवरी द्वारा ओवम का निर्माण होना oogenesis या अंडजनन कहलाता है। अब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की, कि आखिर स्पर्मेटोजेनेसिस किस प्रकार से होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस
किस प्रकार से होता है। देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था, जब टेस्टिस के बारे में बता रहे थे तो वहां पर हमने आपको SFT सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स सेल्स के बारे में बताया था। हमने बताया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की सेल होती है, वहां पर दो प्रकार की सेल पाई जाती है। उसके अंदर एक मेल जर्म सेल थी और दूसरी सर्टोरी सेल थी। तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता था वो मेल जर्म सेल से होता था और सर्टोरी सेल क्या करती थी, उनको भोजन प्रोवाइड करती थी। तो लिख रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम की जो सेल होती है, स्पर्मेटोगोनियम, जिसे हम जर्म सेल भी कह रहे हैं, यही इसी बात कर रहा हूं मेल जर्म सेल की। ये सेल क्या होती है, लगातार डिवाइड करती रहती हैं। इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है बच्चों? माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन होता है। इसके बारे में मैंने आपको क्लास 11th में सेल डिवीजन में बताया था। माइटोसिस डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनियम अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते हैं, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस डिवीजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनियम भी बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पर मैंने गोनियम लिखा है, यहाँ गोनिया लिखा है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा, बस इतना है। लेकिन कुछ में थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है, वो स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस डिवीजन के दौरान स्पर्मेटोगोनिया ना बना करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 भी रहती है। अभी भी इसके अंदर गुणसूत्र 46 है। अब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा, अर्धगुणसूत्री स्टार्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट जब होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, 23 हो जाती है। और कितने नंबर बनते हैं? 2। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट के द्वारा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। इसके बाद मियोसिस सेकेंड की प्रक्रिया होती है। मियोसिस सेकेंड से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है और गुणसूत्रों की संख्या अभी भी 23 होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कोशिका विभाजन पढ़ा रहे थे कि मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर जब मियोसिस सेकेंड होता है तो गुणसूत्रों की संख्या उतनी रहती है, लेकिन 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती है। ये बात क्लास 11 में बताया गया था। इसके बाद बने हुए स्पर्मेटिड आगे चलकर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है ये स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, जबकि स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। दोनों टर्म थोड़े से डिफरेंस है, लेकिन नाम से ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि एक स्पर्म का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो देखिए, स्पर्म में मेन 3 पार्ट पाए जाते हैं। एक उसका हेड होता है, दूसरी उसकी नेक होती है छोटा सा, आगे चल के मिडिल लैमेला, और इसके बाद टेल। ये वाला जो पार्ट है हेड कहते हैं, ये बीच वाला पार्ट नेक, बड़ा वाला ये पार्ट मिडिल पार्ट कह लीजिए, मिडिल लैमेला पार्ट कह रहा हूं मैं इसे, और लास्ट में ये जो है टेल, पूंछ। हेड के ऊपर यहां पर
एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम करता है क्या है, एक्रोसोम जब ओवम से मिलता है तो ओवम की सेल को, उसकी जो बाहरी दीवार होती है उसको भेदने का काम करता है, उसको पेनिट्रेट करता है, क्योंकि स्पर्म को उसके अंदर जाना है और उसके अंदर उसको पेनिट्रेट करना है, तो पेनिट्रेट यानी भेदने के लिए एक्रोसोम वहां पर हेल्प करता है। इसके बाद नेक की बात करें, नेक पर पाया जाता है सेंट्रियोल। नेक पर पाया जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का क्या काम होता है, सेंट्रियोल का काम होता है जब ओवम यानी अंडकोश का जब एम्पुला में रहती है तो वहां पर उस ओवम को हेल्प के लिए वहां पर सेंट्रियोल पाया जाता है। इसका क्या काम होता है, जब हम आपको फर्टिलाइजेशन बताएंगे तो वहां पर इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद मिडिल लेवल, मिडिल पार्ट में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर पाया जाता है, बहुत सारे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, स्पर्म है उसको चलना फिरना है, मोटाइल गति दिखानी है, तो एनर्जी की आवश्यकता होगी और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, इसको एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं। इसके बाद का पार्ट है टेल। टेल क्या करते हैं, टेल इसको मोटाइल मोशन में रखने के लिए हेल्प करते हैं, इससे गति करते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आखिर मेल में स्पर्म के फॉर्मेशन में कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। मैं इसका स्टिकर हटा रहा हूं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो स्पर्म को बनने के लिए एक्टिव करते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाई जाती है। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। शॉर्ट में इसे बोलते हैं GnRH। हाइपोथैलेमस से निकला हुआ यह हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कमांड करता है कि वो दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन करे। ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि पर कमांड करता है। वहां से दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला हार्मोन है FSH और दूसरा हार्मोन है LH। FSH हार्मोन क्या होता है, इसको पूरा नाम दिया जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसे बोलते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये सर्टोली सेल पर जाकर अपना वर्क करता है। सर्टोली सेल पर सर्टोली सेल का क्या काम था, सर्टोली सेल का काम था कि बनने वाले स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, उनका पोषण करे। तो FSH हार्मोन जो होता है सर्टोली सेल पर वर्क करता है और ये क्या करता है, ये स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। ध्यान रखिएगा, सर्टोली सेल जो FSH हार्मोन होता है सर्टोली सेल से निकलता है, स्पर्म की फॉर्मेशन की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ा देता है। दूसरा हार्मोन हमारा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है। ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन
लेडी सेल पर कार्य करता है। पिछली बार मैंने इसके बारे में बताया था लेडी सेल के बारे में, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। होती क्या है लेडी सेल? दो SFP, दो सेल्यूलोज ट्यूब्यूल के बीच की जो कोशिकाएं होती थी, यहाँ पर बीच में एक सेल पाई जाती थी, उसे हमने लेडी सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहा था। ये लेडी सेल क्या करता है? हार्मोन का स्राव करता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। इसको मैंने बताया था, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल में मेल के कैरेक्टर को डेवलप करता है, यानी कि मेल में जितने भी इसके सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनको मेंटेन करने का कार्य करता है। एक बार इसे समझ लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है टेस्टिस के द्वारा, क्या होता है? हमारे इस टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था उसके अंदर मेल जर्म सेल पाई जा रही थी, जिसे हमने स्पर्मेटोगोनियम कहा है। जर्म सेल है, ये लगातार माइटोसिस समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा रहे थे, 2 2 से 4 4 से 8 इस प्रकार से बढ़ रही है। लेकिन कुछ स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस के दौरान ये स्पर्मेटोगोनियम में ना कन्वर्ट होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होती है। जिस माइटोसिस डिवीजन चल रहा है, गुणसूत्रों की संख्या सेम रहेगी, यहाँ भी 46 है, यहाँ भी 46 है। इसके बाद मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके बाद मियोसिस सेकेंड होता है, जहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाती है, जिनकी संख्या 2 से 4 हो जाती है और गुणसूत्रों की संख्या 23 रहती है। अब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिस प्रक्रिया को मैंने बताया स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। अपने बात की कौन कौन से हार्मोन हमारी बॉडी में स्पर्म को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। हमने बताया हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जिसे हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है उसके अग्रभाग पर कमांड करता है। वहां से दो हार्मोन का सीक्रेशन होता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। FSH क्या करता है? सर्टोरी सेल पर काम करता है और वहां से स्पर्म की फॉर्मेशन की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ा देता है, यानी स्पर्म ज्यादा से ज्यादा बन सके। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन लेडी सेल पर काम करता है, जहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और ये मेल के कैरेक्टर को डेवलप करने में सहायता करता है। ठीक है, अब हम बात करें कि आखिर हर एक स्खलन में, यानी हमारी बॉडी से जब सीमेन बाहर आता है, सीमेन मतलब स्पर्म और स्पर्म के साथ उसका फ्लूइड, जब स्पर्म बाहर आता है तो लगभग हर एक, ध्यान दीजिएगा, हर एक इजैकुलेशन मतलब स्खलन, जब हमारे बॉडी से स्पर्म बाहर आता है तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म बॉडी से बाहर आता है। हर एक इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म बॉडी से बाहर आते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर ये होती है कि हम कैसे बताएंगे कि स्पर्म हमारे मतलब कि पावरफुल है, मतलब कि एक्टिव है, इनएक्टिव है। तो इसके लिए ये बताया गया है कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म में लगभग 60% जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर जो मोर्टेलिटी है, उनकी जो गति है वो नॉर्मल होनी चाहिए। मतलब कि अगर 200 से 300 मिलियन स्पर्म के 60% स्पर्म की गति ठीक ठाक रहेगी, अच्छी रहेगी, और 40% स्पर्म की जो हम 40% स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है, यदि वो सही रहेगा तो वहां पर वो स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहता है। ध्यान दीजिएगा, हर एक इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर आते हैं, जिसमें 60% स्पर्म की गति ठीक होनी चाहिए और 40% स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरीके से प्रॉपर होना चाहिए, तभी एक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो पाएगी। चलिए ठीक है, आगे हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। थैंक यू।